Welcome students. Today we are going to start our new topic, the quantities. We have two type of quantities. First one is scalar quantity and second one is vector quantity. अब बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी. Scalar quantities are those quantities which have magnitude only. ऐसी क्वांटिटीज जिनकी केवल और केवल मैग्नीट्यूड रहती है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो. These type of quantities don't have a particular direction. इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहती. जैसे कि हम बात करते हैं डिस्टेंस की. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, it has only magnitude but it has no particular direction. In the similar manner we have speed have magnitude but no particular direction. So such kind of quantities are said to be scalar quantity. Okay. On the other hand, vector quantities, those quantities which have magnitude as well as direction and which obeys the laws of vector addition are known as vector quantities. ऐसी quantities जिनका मैग्नीट्यूड भी रहे और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज. इनके अंदर एक और टर्म यहाँ पर एडेड है, विच ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. मीन्स ऐसी क्वांटिटीज जो वेक्टर एडिशन के लॉज को ओबे करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं. अब वेक्टर एडिशन के जो लॉज हैं वो हमारे पास तीन लॉ हैं. एक तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड लास्ट वन इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये तीन लॉज हैं हमारे पास वेक्टर एडिशन की. सो ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन, इनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और इन तीन लॉज में से किसी भी एक लॉ को क्या करती हैं? वो ओबे करती हैं. तो उन्हें हम क्या बोल देंगे? वेक्टर क्वांटिटीज बोल देंगे. इन वेक्टर क्वांटिटीज की हम एग्जांपल देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी रहता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी रहती है. सेकंड वन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी की सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं. ओके. नेक्स्ट है इसी के अंदर अब स्केलर क्वांटिटीज को सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी लेटर के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे. अल्फाबेटिकल लेटर रहेगा. सपोज हमने स्पीड को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे? स्पीड के लिए वी लिख देंगे. ठीक है. ठीक है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन दूसरी तरफ अगर हमें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं? वी लिखेंगे और वी के ऊपर एक एरो हेड लगाते हैं और ये एरो हेड हमेशा ही इस फॉर्म के अंदर लगता है. ठीक है. ऐसा नहीं कि हमने वेलोसिटी लिखना है और उसके ऊपर एरो हेड हमने अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगा दिया. तो इस सिंबल का हमारे पास कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. तो जब भी आपको वेलोसिटी लिखना है तो वी लिख के और उसके ऊपर वेक्टर सिंबल जरूर लगाएंगे, या फिर कोई भी अदर वेक्टर क्वांटिटी है और उसको आपने
वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर वेक्टर का साइन जो है ये एरो हेड जरूर लगेगा, ठीक है। और वेक्टर का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो मैंने ये बताया आपको, एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि कोई ए वेक्टर है, कोई भी क्वांटिटी है जिसको मैंने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर ये जो पार्ट है वेक्टर का ये रिप्रेजेंट करता है हेड को, ठीक है, और ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है टेल को। दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। एंड इफ वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हमें किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो एंगल फाइंड आउट करते टाइम हमें ध्यान रखना है या तो दोनों वेक्टर्स का हेड कंबाइन होना चाहिए या फिर दोनों वेक्टर्स की टेल कंबाइन होनी चाहिए। जैसे अगर मैं सपोज करूं दो वेक्टर्स यहाँ पर ड्रॉ करता हूं और हमें उनके बीच के एंगल को फाइंड आउट करना है। सपोज our first vector is this a vector and our second vector is this one b vector, okay। तो इस डायग्राम से हमें क्या लगेगा कि इन दोनों a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल ये है, ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि वेक्टर्स के बीच का एंगल हम वहीं पर पॉइंट आउट करेंगे जहां पर हमारे दोनों वेक्टर्स की या तो हेड मैच कर रहे हैं या फिर दोनों वेक्टर्स की टेल मैच कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ए जो वेक्टर है इस वेक्टर को मैं इसी डायरेक्शन के अंदर सेम अमाउंट से एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं सेम अमाउंट से ए वेक्टर को यहां पर अगर रख दूं तो इनके बीच में अब यहाँ इस पार्ट के ऊपर क्या है, दोनों वेक्टर्स की टेल मैच कर रही है, तो ये जो एंगल रहेगा वो एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। सो इस टाइप से आपको एंगल फाइंड आउट करना है वेक्टर्स के बीच में। और इसी के अंदर हमें एक टर्म पढ़नी है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर इन आवर थ्री डायमेंशनल स्पेस which represents the position of a body। क्या रहेगा, किसी भी थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर एक वेक्टर जो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या बताए कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, उसको हम क्या बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखो क्या रहेगा, सपोज ये मैं एक्स वाई प्लेन यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। एक्स वाई प्लेन के अंदर सपोज ये हमारे पास पॉइंट है P और इसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है। और हमें पता है एक्स वाई प्लेन के अंदर हम सभी पॉइंट्स को कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, ओरिजिन से ऑब्जर्व करते हैं। तो ओरिजिन से हम क्या करेंगे, एक P पॉइंट के लिए वेक्टर ड्रॉ कर देंगे इस फॉर्म के अंदर। और सपोज ये हमारे पास क्या है, मैंने R से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो R क्या रहेगा, पॉइंट P के लिए पोजीशन वेक्टर को डिनोट करेगा, ठीक है। R रिप्रेजेंट करेगा P पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और सेपरेशन वेक्टर, सेपरेशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज इसी डायग्राम से मैं बता रहा हूँ कि सपोज P के लिए P पॉइंट है हमारे पास और ये P पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर के किसी नए पॉइंट पर चला गया है, सपोज Q पॉइंट पर। और Q पॉइंट के लिए हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो R प्राइम है, ठीक है। R प्राइम इज द पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट Q। देन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और सेपरेशन वेक्टर, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर चेक करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ P ऑफ Q फ्रॉम P, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, किसी क्वांटिटी, सपोज मैं इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कैपिटल R से हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर सेपरेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये रहेगा किसके इक्वल, R वेक्टर विल बी इक्वल्स टू R प्राइम वेक्टर माइनस R वेक्टर, ठीक है। R प्राइम वेक्टर माइनस R वेक्टर मीन्स जो फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारा आया है उसमें से इनिशियल पोजीशन वेक्टर की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर सेपरेशन वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
अब जैसे इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। सपोज r जो था हमारे पास उसकी वैल्यू थी 3i कैप प्लस 5j कैप। हियर i कैप, j कैप एंड k कैप, these are the unit vectors in the direction of x-axis, y-axis एंड z-axis। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमने xy प्लेन को कंसीडर किया है, तो xy प्लेन के लिए मैंने सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट लिए, कौन से, x और y। तो यहाँ पर 3i कैप रिप्रेजेंट करता है 3 यूनिट्स ऑफ मैग्नीट्यूड इन x डायरेक्शन। ठीक है, 3 यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन के अंदर 5j कैप रिप्रेजेंट करता है 5 यूनिट्स ऑफ मैग्नीट्यूड इन y डायरेक्शन को। सिमिलरली इफ r prime is our 2i cap plus 9j cap. Okay, r prime is 2i cap plus 9j cap. Then capital R जो हमारा सेपरेशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इट विल बी इक्वल्स टू r prime minus r and it will be equals to, let's put the values one by one. The value of r prime is 2i cap minus plus 9j cap minus 3i cap plus 5j cap। यहाँ से क्या करेंगे हम, जो i cap है मीन्स जो x एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास डायमेंशंस हैं, या फिर बात करें हम जो x एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है उसमें से x एक्सिस का मैग्नीट्यूड माइनस कर देंगे, मीन्स हमारे पास क्या रहेगा 2 माइनस 3 i cap, और इधर से क्या आएगा प्लस में 9 माइनस 5j कैप। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बचेगी i कैप और यहाँ से हमारे पास बचेगा 4 टाइम्स ऑफ j कैप। सो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेपरेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई एक बार। नेक्स्ट है इसी के अंदर टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं, मेनली पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कौन कौन से हमारे पास, फर्स्ट वन इज पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं the vectors which have a starting point or point of application are known as polar vectors। ठीक है, मीन्स ऐसे वेक्टर्स जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट को या फिर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहे हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। और पोलर वेक्टर्स के अंदर हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, is a polar vector, and our velocity, force, these are all polar vector। velocity, force, etc. these are all polar vectors। In the similar manner we have axial vectors। the vectors which shows the rotational effect। ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल वेक्टर्स बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क क्या है, एक्सियल वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या करता है, रोटेशनल इफेक्ट शो करता है किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। ठीक है,
टॉर्क को हम लिखते किससे, हमारा जो टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रहता किसके इक्वल है, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो ये हमारे पास दो तरह के वेक्टर्स हैं क्वांटिटीज में जो हमने पढ़ा, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास दो तरह के वेक्टर रहेंगे, स्केलर वेक्टर पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर हैं जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट रहता है या फिर बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहता है। और नेक्स्ट वन है एक्सियल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स विच शोज द रोटेशनल इफेक्ट, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टॉर्क। टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस some more general vectors which are commonly used. जैसे इसमें सबसे पहले है इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और सेकंड वन इज और बी वेक्टर, ठीक है। These two vectors are said to be equal if they have same direction and same magnitude. Means if a cap is equals to b cap and magnitude of a vector is equals to magnitude of b vector, then we can say that the given vectors are equal vectors, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने a cap और b cap लिखा है, इसका मतलब है a cap रिप्रेजेंट करता है a वेक्टर की डायरेक्शन को, यहाँ पर b cap रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। और ये जो मैंने मोड के अंदर लिखा है, इट मींस रिजल्टेंट या फिर बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड यहाँ पर जो मैंने मोड ऑफ बी लिखा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी रहेगा। अब ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, सपोज ए वेक्टर है हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड टाइम्स के कैप, देन इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, and we have one more result that vector is equals to magnitude of vector multiplied by its direction, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें डायरेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, if you have to find out a cap then it will be equals to vector a divided by magnitude of vector a। जैसे कि अब अगर हमें a के लिए a cap लिखना हो, a वेक्टर के लिए, तो a cap रहेगा हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या करेगा, हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो हम बात कर रहे थे इक्वल वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स इक्वल कब रहेंगे, व्हेन दे हैव इक्वल सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का नेगेटिव कब रहेगा, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब ए वेक्टर को बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम तो बोलेंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहे, लेकिन ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर के रहे। मीन्स हमारा ए वेक्टर तो क्या रहे, एक वेक्टर जो हम ए ले रहे हैं ये तो इस तरफ हो और इसके इक्वल अमाउंट में बी वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब डायरेक्शन तो क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो हम बोल देंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। इनको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस मैंने बता ही दिया तुम्हें, ये क्या रहता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है फ्री यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स भी मैं बता चुका हूँ, एक्स कैप सॉरी आई कैप जे कैप और के कैप, ये क्या रहते हैं हमारे पास, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स रहते हैं
आई हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग, जे हमारा वाई एक्सिस के अलोंग और के जेड एक्सिस के अलोंग। और इनकी मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू 1 रहता है, इज इक्वल टू जे कैप इज इक्वल टू के कैप। मीन्स आई, जे और के इन सभी का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा, यूनिट मैग्नीट्यूड रहता है इनका। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच लाइज अलोंग द सेम लाइन। सपोज हमारे पास वेक्टर पी है और ये है हमारे पास वेक्टर क्यू। अगर ये दोनों सेम एक ही लाइन के अक्रॉस लाई करते हैं तो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम प्लेन। सपोज ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इन्हीं दो वेक्टर्स को। सपोज ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास r1 वेक्टर को, ये रिप्रेजेंट करता है r2 वेक्टर को। ठीक है, दो पॉइंट्स p और q के पोजीशन वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो r1 और r2 किस प्लेन में है, हमारे xy प्लेन के अंदर हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स को r1 एंड r2 बोथ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये क्या रहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स रहेंगे। मींस ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज को इनिशियल वेक्टर्स। Co-initial vectors, the vectors which have common starting point. Okay, suppose ये हमारे पास वेक्टर P, ये वेक्टर Q, इस तरफ वेक्टर R, इस तरफ वेक्टर S। ठीक है, सो हियर वेक्टर P, Q, R and vector S, these are को इनिशियल वेक्टर्स। सभी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक ही है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। मींस ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उन्हें को इनिशियल वेक्टर्स बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज को टर्मिनस वेक्टर्स। ये मैंने 6 वेक्टर ड्रॉ किए हैं, P, Q, R, S, T, U। ठीक है, ये इन सभी वेक्टर्स का जो टर्मिनेशन पॉइंट मतलब एंड पॉइंट जो है कॉमन है, तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, R, S, T एंड U। ये जो वेक्टर्स रहेंगे हमारे पास सारे के सारे क्या होंगे, को टर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनका एंड पॉइंट एक ही हो उन्हें को टर्मिनस वेक्टर्स बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है जिसको बोला जाता है जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, जीरो और नल वेक्टर सेम ही चीज है। इनमें से कोई भी अगर पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे हम, a vector which have zero magnitude and arbitrary direction। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो क्या हो, जीरो हो, और डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी जर्नल डायरेक्शन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।